और अब बात करेंगे यूपी में भाईचान की। 2022 में होने वाले 5 असेंबली इंतखाब के दौरान सबकी निगाह मुल्क के सबसे बड़े रियासत यूपी पर है। वैसे तो योगी हुकूमत के खिलाफ तमाम सियासी जमातें खुद को मजबूत बताने में लगी हैं। इस बीच ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने कईयों की नींद उड़ा दी है। असदुद्दीन ओवैसी ने आज से ही यूपी मिशन की शुरुआत कर दी है और ये शुरुआत हुई है अयोध्या से। इस दौरान ओवैसी ने सीएम योगी आदित्यनाथ, साबिक सीएम अखिलेश यादव और कांग्रेस को खूब ललकारा और पूछा, इतने सालों में मुसलमानों को क्या मिला। ऐसे में ये सवाल उठना लाजमी है कि क्या यूपी की सियासत इस बार बदलने वाली है? क्या 2022 का यूपी इंतखाब जाति और मजहब की बुनियाद पर ही लड़ा जाएगा? ये सवाल इसलिए भी है क्योंकि बीजेपी समाजवादी पार्टी के बाद आज मायावती ने भी यूपी में ब्राह्मण सम्मेलन में शिरकत की और खुद को ब्राह्मण समाज का सबसे करीबी बताया। आज के मुद्दा में हम इन इश्यूज पर आगे बात करेंगे। इसी के साथ हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन ये पहले रिपोर्ट देख लेते हैं। अजीत साहब की मेंबरशिप का MIM को ज्वाइन करता हूँ और मैं भी करती हूँ। अब तक यूपी में बड़े मुस्लिम चेहरे की तलाश में जुटे ओवैसी को अतीक अहमद का साथ मिला है। साबिक MP अतीक अहमद की अहलिया ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में शामिल हो गई हैं। इस मौके पर ओवैसी ने कहा कि अब तक मुसलमान चुनाव जिताते थे, अब खुद जीते। हम लड़ेंगे इलेक्शन, हम किसी के गुलाम नहीं हैं, जर खरीद गुलाम नहीं है कि उनको जिताएंगे। हम बहुत 60 साल से सबको जिता रहे, हम जीतेंगे इंशाअल्लाह। उत्तर प्रदेश का मुसलमान जीतेगा। अब हम वोट डालेंगे, हम जीतेंगे। संविधान में उनको इजाजत है और उसमें पेट में दर्द क्यों हो रहा है? इतना ही नहीं, ओवैसी ने यह भी कहा कि आईन मुस्लिमों को आजाद आवाज बनने का हक देता है। आपका सवाल ये है, हम ये चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में जैसा कि हर समाज, हर बरादरी की पॉलिटिकल लीडरशिप है, उनकी एक पहचान है, उनकी एक शनाख्त है, उसी तरह इंशाअल्लाह ताला उत्तर प्रदेश में मुस्लिम अक़लियत की एक इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल वॉइस हो, जिसको भारत का संविधान उसकी इजाजत देता है। अब सवाल यह है कि ओवैसी ने यूपी में कदम तो रख दिया है, लेकिन उनके निशाने पर जो मुस्लिम हैं, वो यहाँ कितनी बड़ी ताकत हैं और ओवैसी का यूपी का चुनावी इतिहास क्या है, इसे समझने के लिए ये आदादोशुमार देखिए। यूपी में मुसलमानों की आबादी 18% है। 80 से 85 सीटों पर मुस्लिम अक्सरियत में है। जिलों के हिसाब से देखें तो रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और अमरोहा में 40% से ज्यादा मुसलमान हैं और अब इन्हीं सीटों पर ओवैसी की नजर है। अगर मगरबी यूपी की बात करें तो सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली, कैराना, मेरठ, बरेली, आगरा, मुरादाबाद, संभल, अमरोहा और बिजनौर जैसे जिलों में मुस्लिम वोटर्स कई सीटों पर हार जीत तय करते हैं। ओवैसी इन सीटों को अपना मानकर चल रहे हैं, इसलिए 100 सीटों पर इंतखाबात लड़ने की बात कर रहे हैं। हम लोग आने वाले विधानसभा में 100 सीट पर लड़ने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। कब तक हम इनको कंधों में बिठाकर, कभी अपना बेटा बनाकर, कभी अपना भैया बनाकर, कभी अपना नेता बनाकर, कब तक इन लोगों को जिताते रहेंगे? हम क्या कोई खैती हैं? ओवैसी ऐलान कुछ भी करें, लेकिन 2017 का यूपी चुनाव उनके लिए बहुत अच्छा नहीं रहा। 2017 में सहारनपुर शहर सीट पर AIMIM को 693 वोट मिले थे। कैराना में 1365 वोट मिले थे। बिजनौर के नजीबाबाद में 2094 वोट मिले थे। नगीना में 4385 वोट और मुरादाबाद ग्रामीण सीट पर 3503 वोट मिले। यानी इन 5 जगहों पर कहीं 5000 से ज्यादा वोट नहीं। हालांकि मुरादाबाद की कांठ विधानसभा में AIMIM को 22,908 वोट मिले थे और संभल में AIMIM को सबसे ज्यादा 59,336 वोट मिले थे। अब ऐसे में सवाल यही है कि क्या ओवैसी की यूपी में एंट्री से मुस्लिम वोट बटेंगे और बीजेपी को फायदा होगा, या फिर मुस्लिम हिकमत से वोटिंग करेंगे और बीजेपी को हराने वाली ताकत के साथ जाएंगे।
ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो 2017 की एक तस्वीर हमने आपको दिखाने की कोशिश की कि असदुद्दीन ओवैसी जब उत्तर प्रदेश के अंदर आए थे और इलेक्शन लड़ाता था, उनकी जमानत जब्त हो गई थी उनके उम्मीदवारों की, और अब कह रहे हैं कि 100 से ज्यादा सीटें वो जीतेंगे। इस बार मुस्लिमों के लिए फिर से आवाज बुलंद करते हुए नजर आए। इसके मायने जानने की कोशिश करेंगे। जो तमाम खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं उनका तारुफ एक बार फिर से मैं आपसे कराना चाहूंगी इस मौजू पर। अनीता अग्रवाल मेरे साथ हैं, बीजेपी लीडर, इसके साथ ही हाजी शहाबुद्दीन साहब हैं, AIMIM लीडर हैं, और हमारे नुमाइंदे हमारे साथ आसिफ इकबाल भी मौजूद है इस चर्चा में बात करने के लिए। हाजी शहाबुद्दीन साहब, मेरा सवाल आपसे है, 2017 का जो हम रिजल्ट देख रहे हैं और जो तस्वीरें देख रहे हैं, जमानत जब्त हो गई थी AIMIM उम्मीदवारों की, इस बार 100 का आंकड़ा आप रख रहे हैं, कैसे पार करेंगे? क्या प्लान है आपके पास? जी, प्लान 2017 में जिसे आप भाईजान कह रही हैं, आपकी आवाज नहीं आ रहा? मुझे आपकी आवाज आ रही है सर, आप बोलिए। 2017 में जब AM मुरादाबाद यूपी में आई थी तो उस वक्त कुछ नहीं था, फिर भी हमने IM ने पूरा बूथ काम किया था, जगाने का काम किया था कि अभी तक जो मुस्लिम वोटर था, मुस्लिम लीडर था, उसे 2 तगमे मिले हैं। जितनी भी सियासी पार्टियां थी उन्होंने 2 इनाम दिए हैं। जिसको जिताया उसने बेवकूफ समझा और जिसके खिलाफ लड़ा उसने गद्दार कहा। इसके अलावा कुछ अभी तक मुसलमानों को वोटिंग के लिए नहीं मिला है। जिताने वाले को अखिलेश जी को, मुलायम सिंह को मजबूत किया, उन्होंने बेवकूफ समझा, बेवकूफ के अलावा कुछ नहीं कहा। माया जी को जिताया, उनको बेवकूफी किसी को सब कुछ किया। IIM का काम है जो आज और अभी तक मुसलमानों में आप यकीन माने, और ये आप भी देख रहे हैं, कोई लीडर था भी नहीं जिसे लीडर कहा जाता। आज आपके सामने और हमारे सामने लीडर है जिसे हम लीडर कह सकते हैं, वो असदुद्दीन ओवैसी के रूप में लीडर है। लेकिन आंकड़े तो कुछ और बयां करते हैं ना सर, आंकड़े तो कुछ और बयां करते हैं। ठीक है, आप बिहार में 5 सीटें ले आए, ठीक है, 1 मिनट सुन लीजिए ना, मेरा जवाब भी सुन लीजिए। आपने अपनी बात कह दी, आप मुझे मेरी बात ऐसी पूरी करने दीजिए। 1 सेकंड। कहीं से तो शुरुआत होगी, 2017 में हमने शुरुआत की है। अरे सर, मैं वही कह रही हूँ ना, आपकी जो शुरुआत हुई थी ना, वो पस्त होती नजर आई, और 5 साल बाद आप फिर से उत्तर प्रदेश का रुख कर रहे हैं, जो आपको संघर्ष करना चाहिए था। 1 सेकंड सुन लीजिए ना सर, 1 सेकंड सुन लीजिए ना। जो आपको जमीनी सतह पर जो संघर्ष करना चाहिए था, जो मेहनत करनी चाहिए थी, वो नजर नहीं आई है। अनीता जी, वो बराबर नहीं है, आपको 2022 के इलेक्शन में दिखेगा। ठीक है, वक्त बहुत ज्यादा दूर नहीं है, इंतजार करिए ना सर, सुन भी लीजिए सर, सुन लीजिए। अनीता जी, मेरे सुन लीजिए, ये मेहनत का असर है कि आप हमको चैनल पे बिठाए हैं और हमें डिबेट्स में दिए। 2017 में तो नहीं बिठाया आप हमें, इलेक्शन तो 2017 में। अच्छा ठीक है, ये मेहनत का ही असर है, ये भाईजान का ही असर है। आसिफ कुछ कहना चाह रहे हैं, आसिफ कुछ कहना चाह रहे हैं। हाजी साहब, हमने कोई 2017 में आपको इग्नोर नहीं किया था और 2021 में आपको कोई हम लोग सिरमौर नहीं बना रहे हैं। पहले तो ये गफलत आप दूर कर लीजिए। मीडिया हमेशा, 1 सेकंड, हम आपने कहा तो सुन भी लीजिए। नेता सुनने के लिए बहुत पेशेंस माना जाता है, आप सुन भी लीजिए ना। आपकी बात हमने सुनी ना, हमारी बात भी सुन लीजिए। जी जनाब। जी हुजूर, आप हैं यहाँ पे, आप बिल्कुल अपनी पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे हैं और आप अपनी पार्टी के बारे में बता रहे हैं। 2017 में आप सही कह रहे हैं कि आपकी पार्टी किस तरीके से लड़ी होगी, आपने बहुत मेहनत की होगी। लेकिन सवाल 2021 में हम पूछ रहे हैं बिल्कुल, क्योंकि कहीं भी होता है क्या कि जब आपको इस समय की बात होती है तो पुरानी बातों को भी खींच लाया जाता है, और ये अमूमन ऐसा होता रहा है। हमने कभी आपको इग्नोर नहीं किया, इस बात के लिए एश्योरिटी कर रहे हैं आपको, और आज हमने आपको एज ए लीडर यहाँ बैठाया। हाँ बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि आप पार्टी की नुमाइंदगी करते हैं, इसलिए हमने आपको यहाँ जगह दी है। लेकिन हम चाहते हैं कि आप अपनी बात रखें, अपनी मजबूती से अपनी बात रखें, और आपकी बात को हमारे देखिए, क्योंकि हमने बीजेपी पैनल से भी हमने रखा है गेस्ट, और हम ये चाहते हैं कि आपकी बात वहां तक भी जाए और उसके सवाल जवाब हों। एक छोटा सा सवाल मेरे से ले लीजिए आप, उसके जवाब, फिर उसके बाद हम लोग बीजेपी गेस्ट के पास जाएंगे। आपने कहा कि हमारी पार्टी अब तैयार हो रही है, मजबूत हो रही है, लेकिन सिर्फ 100 सीटों के लिए मजबूती है। 403 सीट विधानसभा के हैं और उसमें सिर्फ 100 सीट। क्या है ये, कौन सी रणनीति है? या तो लड़ेंगे तो पूरा लड़ेंगे, नहीं लड़ेंगे तो कुछ नहीं लड़ेंगे,
और ये 100 सीटों पर लड़ने का क्या ये नया टारगेट आपने फिक्स किया है? क्या आप पे जिस तरह के आरोप लगाते रहा है ऑपोजिशन, बार बार ये कहता रहा है कि आप इसलिए चुनाव लड़ते हैं कि आप कम से कम जो सेक्युलर वोट हैं उसमें आप डिफरेंसेस पैदा करें, उसमें आप उनका वोट काटें, इसीलिए आपको वोट कटवा कहते हैं। क्या जवाब है आपका? नहीं, वोट कटवा किस लिए कहते हैं सर? कैसे होगा वोट कटवा? मुसलमान अगर वोट अपनी जो विधानसभा है जो 55% और 60% की मुस्लिम बोली वोट है, वो भी वोट देता है समाजवादी पार्टी को देता, तो समाजवादी का वोट किसको जाता है? अभी तक हम बीच वालों से बात क्यों करें? फाइट में कौन है? बीजेपी है, तो बीजेपी से टक्कर लेंगे, बाकी हम किससे वोट क्यों लें? सिर्फ 100 सीट पे लड़के टक्कर ले लेंगे आप? अरे 403 पे लड़िए ना। अरे आसिफ जी एक चीज मेंशन करना चाहूंगी, उत्तर प्रदेश में तो ये 100 सीटों पर सामने भी आ रहे हैं। हैदराबाद में, तेलंगाना में इनका गढ़ है, वहां सिर्फ 8 सीटों पर इलेक्शन लड़ते हैं और 7 पर जीत हासिल करते हैं, उससे आगे नहीं जाते हैं, उससे आगे सीटों पर नहीं जाते हैं। मतलब एक फिक्स है। इसमें नेक्स्ट इलेक्शन में हम 100 पे आ रहे हैं, फिर हम ठीक है। जनाधार देखिए। ठीक है, अनिता जी कुछ कह रहे हैं। जी अनिता जी, कितनी बड़ी टेंशन है भाईजान से? देखिए, सबसे बड़ी बात है लोकतांत्रिक व्यवस्था है, यहाँ पे किसी से कोई टेंशन नहीं, सबको लड़ने का अधिकार है, सबको चुनाव में खड़े होने का अधिकार है। लेकिन बस दिक्कत यहाँ पे है कि हम चाहते हैं कि देश का विकास हो, देश आगे बढ़े, लेकिन यहाँ पे जातीय राजनीति को लेकर, हिंदू मुसलमान को लेके कि मुसलमानों को नेता बनेंगे, हम उसके नेता बनेंगे। अरे हम सबका साथ, सबके विकास, सब पे विश्वास की बात करते हैं। अनिता जी, आज इन्होंने अयोध्या का नाम बदल दिया, फैजाबाद लगा दिया पोस्टर, आपको जानकारी होगी इस बात की? पूरी जानकारी है, पहले आप सुन लीजिए। जो हमारा अपना मुद्दा है, अपना एम है, हमने हमेशा सबके साथ, सबके विकास की बात की है। जो हमारी योजनाएं आती है वो सबके लिए आती है, किसी एक के लिए नहीं आती। ना हम कोई जात पात की राजनीति कर। आज देखिए विपक्ष ये कह रहा है कि जो तो ओवैसी जी की स्वागत कर रही हैं आप? सुन लीजिए, जातीय आधार पे नहीं तो ओवैसी का स्वागत कर रही है, ओवैसी जी की पार्टी का सबका साथ, तो आप ओवैसी जी के साथ की जरूरत है आपको? जी नहीं, अब लोकतांत्रिक व्यवस्था है, यहाँ पे हर व्यक्ति को लड़ने का अधिकार है, स्वतंत्रता है उसको। लेकिन ये जनता अच्छे से जानती है कौन देश का विकास कर सकता है, कौन देश को आगे बढ़ा सकता है और कौन देश को दो भागों और कौन बीजेपी को मदद कर सकता है, जानती है। और आपको जनता पहले भी जवाब दे चुकी है, यहाँ की उत्तर प्रदेश की जनता आपको अच्छे से जवाब दे चुकी है, और आगे आप फिर आना चाहते हैं, फिर आपको जवाब मिलेगा। लेकिन हम ये जानते हैं इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में सबका अधिकार है। ठीक है आसिफ, इसलिए अपोजिशन जो है ना वो इल्जाम लगाता है कि असदुद्दीन ओवैसी जो है वो बी टीम है बीजेपी के, वो चाहते हैं और फायदा बीजेपी को पहुंचाते हैं क्योंकि वो सीटें तो हासिल करते नहीं है। हाजी साहब से रिएक्शन ले लीजिए। हाजी साहब तो अब मुस्कुरा रहे हैं, हाजी साहब कुछ बोलेंगे? किसी की एक टीम है, मैंने कहा लोकतांत्रिक व्यवस्था में सबका अधिकार है, यहाँ पे कोई किसी को नहीं। आप पार्टी है, वो भी देखिए पिछली बार आजमा चुकी है अपने आप को, ठीक है, पार्टी भी आजमा चुकी है। और बाकी 17 से लेकर आज तक, 14 से लेकर आज तक सारे ही इलेक्शन जनता ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में किए हैं। तो आगे कहाँ के मैडम, कहाँ के रिजल्ट, सारे रिजल्ट बीजेपी ने को दिए हैं? कहाँ के रिजल्ट की बात कर रही हैं आप? लोकसभा के ना? 19 में जीते, हम आगे 22 में भी जीतेंगे, हम 24 में भी जीतेंगे, ये हम आपको बता रहे हैं। जनता का विश्वास हम पे है, जनता का भरोसा हम पे, और हमने जनता को भरोसा दिया है। आज जनता एक सुरक्षित अपने आप को महसूस करती है, वो भय नहीं रहता है कि अरे यहाँ लड़ाई चीज ना उठाओ, तो यहाँ ये चीज ना उठाओ, यहाँ बम फूट जाएगा, यहाँ आतंकवादी हमला हो जाएगा, ये सब चीजें। नगर पंचायत के नतीजे देखे हैं अभी सबने? विकास की बात है, आज कोई ब्लास्ट नहीं होते हैं बॉम्बे में। पंचायत के चुनाव के नतीजे देखे हैं सबने? काट के ले जाते हैं, अब ऐसा नहीं होता है। अब आतंकवादी डरते हैं, पाकिस्तान पंचायत चुनाव के नतीजे सबने देखे हैं उत्तर प्रदेश के? विश्व के अंदर भारत का एक अलग स्थान है, ये आप जानते हैं। अनीता जी, पंचायत चुनाव के नतीजे सबने देखे हैं, किस तरीके से कानून व्यवस्था पे सवाल खड़े हो रहे थे, देश दुनिया ने सबने देखा है। अनीता जी, आपको शायद ज्ञात हो इस बात का। मुसलमानों पे वो लेकर जो टारगेट है ना, यहाँ का जो भारतीय मुसलमान है वो हमारे साथ था, है और रहेगा। पंचायत चुनाव के नतीजों की बात कर रहा हूँ अनीता जी मैं।
गुजरात के अंदर सुन लीजिए, गुजरात के अंदर भी कई पंचायत चुनाव के नतीजों की बात कर रहा हूँ। पंचायत चुनाव में जिस तरह से कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ी हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, उस पर भी जवाब दे दीजिए ना। वहाँ पे कोई पार्टी का सिंबल नहीं होता है ना, पार्टी वहाँ पे लोग लड़ते हैं ना, पार्टी नहीं लड़ती, आपको मालूम होगा। कोई चुनाव फिर भी उसके लिए इतनी जद्दोजहद, फिर भी उसके लिए इतनी जद्दोजहद करनी पड़ी आप लोगों को। हमारे बने, आपको मालूम होगा पंचायत में सबसे ज्यादा परचम जो है हमारी ही पार्टी का लहरा है, क्योंकि आप कह रहे हो चुनाव होते हैं, वो कोई किसी उससे चुनाव चिन्ह से नहीं होते हैं ना, वो पार्टी चुनाव लड़ती है। देखा है सबने नतीजे, समर्पित कानून व्यवस्था के सवाल खड़े हो रहे थे। असदुद्दीन ओवैसी जब भी चुनावी दौरे पर जाते हैं अपने बयानों को लेकर खासकर वो चर्चा में रहते हैं। हमारे साथ AIMIM पार्टी से हाजी शाहबुद्दीन साहब जुड़े हुए हैं, उनसे मैं जानना चाहूंगी शाहबुद्दीन साहब, ऐसा क्यों है दौरा शुरू होने से पहले ही वो विवादों में आ जाते हैं? अयोध्या नाम है जगह का, फैसलाबाद कहने से क्या वोट मिल जाएगा अयोध्या फैसलाबाद की राजनीति से? नहीं मैम, उन्होंने फैजाबाद जो था उसका नाम वो फैजाबाद ही बोला है ना। नहीं, अब अयोध्या हो गया है ना सर। इलाहाबाद को वही प्रयागराज को भी वो इलाहाबाद कहते हुए नजर आते हैं, ये गलती से नहीं होता है। नहीं, फैसलाबाद के नाम पर वोट मिल जाएगा। ये तो ये से हमारा उत्तर प्रदेश ने विकास किया है, 4.5 साल के अंदर इतना बड़ा विकास किया है, सिर्फ नाम ही बदले हैं। सबसे पहले हमारा मुख्यमंत्री जी का टारगेट था 100 दिन के अंदर गड्ढा मुक्त सड़क। आज आप यूपी के अंदर देखें, खासतौर से हमारे मुरादाबाद की तरफ आ जाइए, सड़क मुक्त गड्ढा है। मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए ना सर, मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए ना। फैजाबाद के नाम से वोट मिलेगा क्या, या सिर्फ मुसलमानों को खुश करने के लिए इस तरह की पॉलिटिक्स करते हैं? फैजाबाद के नाम से वोट मिलेगा ना, फैजाबाद के नाम से मिलेगा या अयोध्या के नाम से मिलेगा? अब जो विकास हुआ है, किस पर काम किया है सरकार ने, काम की सरकार की क्या नीतियां रही हैं और क्या बोला था, क्या हुआ, वोट उस पर मिलेगा। जनता जागरूक हो गई है, हिंदू मुस्लिम की राजनीति खत्म है। पहले भी आप अपने माइंड से हटा दीजिए, असदुद्दीन ओवैसी मुसलमानों के लीडर है। वो खुद कहते हैं कि मुसलमानों की हक की आवाज बुलंद करने के लिए उत्तर प्रदेश में आए हैं, उनकी भागीदारी चाहते हैं रियासत के अंदर, ये खुद कहते हैं। नहीं, मुसलमानों के तो लीडर बन के सामने आते हैं वो। अगर सबका लीडर उन्हें बनना हो तो 403 सीटों पर वो इलेक्शन लड़ने की बात करते हैं, लेकिन 100 सीटों पर लड़ने की बात कर रहे हैं। आसिफ, ठीक है सर, आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे, मुझे पता है, ये पार्टी की लाइन है, आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आसिफ सही बात कहने नहीं सर, बच्चा जानता है असदुद्दीन ओवैसी किस तरह की राजनीति करते हैं, ठीक है? आप मत बताइए प्लीज, इसे मत बताइए आप। आसिफ, असदुद्दीन ओवैसी जब भी इलेक्शन होता है किसी भी रियासत की, अगर मैं बात करूं और जहां वो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, अगर मैं मगरिबी बंगाल की बात करूं तो उन्होंने किस तरीके से खुद को मुस्लिम लीडर के तौर पर उन्होंने पेश किया था। अब उत्तर प्रदेश के अंदर इलेक्शन है तो वो किस तरीके से मुस्लिमों के लीडर बनकर सामने आ रहे हैं, उनके ऊपर इल्जाम लगते हैं कि वो सिर्फ पब्लिसिटी बटोरते हैं, पोलराइजेशन करने की कोशिश करते हैं, जमीनी सतह पर वो मजबूत नजर नहीं आते हैं, और खासकर उत्तर प्रदेश में तो बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल, देखिए बहुत वाजिब सवाल है, और आज हम हमारा मौजू भी यही है, आज हमारा सब्जेक्ट भी यही है कि आखिर भाईजान अपने आप को कहते हैं, जो कहते हैं कि बार बार कि मैं मुसलमानों का सबसे बड़ा खैर ख्वाह हूँ, मैं सबसे बड़ी आवाज़ हूँ, सबसे मजबूत आवाज़ हूँ, लेकिन समझ में ये नहीं आता है कि आपको आखिर ये हक किसने दिया कि आप सिर्फ मुसलमानों की नुमाइंदगी करें? अरे आपको ये पता है कि आप ऐसे मुल्क में रहते हैं जहाँ सबका साथ, सबका विश्वास और सबके साथ की ज़रूरत होती है। जब बार बार उनके प्रधानमंत्री कहते हैं सबको साथ लेके चलने की बात होती है, हमारा देश धर्मनिरपेक्ष देश है, ये सबको पता है। ये सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं बल्कि ये पूरे देश की वजह है। ये हमारा मुल्क बना ही इसी ढांचे में है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं चारों भाई भाई। तो आप सिर्फ ये बात क्यों आप सामने वाले को मौका देते हैं? आप क्यों मौका दे रहे हैं? आप बार बार ये बात क्यों कहते हैं कि मैं सिर्फ मुसलमानों की नुमाइंदगी करने के लिए हूँ, मैं मुसलमानों की बात करने वाला हूँ, मैं मुसलमान। आप जितने मैं मुसलमान करेंगे आप, उतने ही सामने वाले फेवर में भी जितने भी लोग जो खास तौर पे उसी मेंटालिटी के हैं वो लोग भी अपने आप को यही बात कहेंगे। जैसा कि खुद जो बीजेपी की अनिता अग्रवाल, उन्होंने कहा कि देखिए
सबको यहाँ हक है, लेकिन जब बात हमारी आएगी तो हम अपनी हक की रक्षा हम खुद करेंगे। देखिए सबसे बड़ी बात है ये आखिर हक किसने दिया, ये हक किसने दिया ओवैसी साहब को कि वो खुद से ही स्वघोषित मुसलमानों के नेता बन जाए, और सिर्फ मुसलमानों के नेता? आज तक किसने, आप ये बता दीजिए कि इस देश में कौन है ऐसा शख्स जो सिर्फ मुसलमानों की नुमाइंदगी करके, सिर्फ यादवों की नुमाइंदगी करके, सिर्फ भूमिहारों की नुमाइंदगी करके वो नेता बना? सबको साथ लेके चलना पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है। आपको किसने कहा? अगर आप इतने ही बड़े आप खैर ख्वाह हैं, आप इतने बड़े लीडर हैं, तो आपको 403 सीट पे लड़ने की डॉक्टर ने मना किया? क्यों नहीं लड़ रहे 403 सीट पर? क्यों नहीं लड़ रहे हैं आप बिहार जाते हैं, आप बिहार 19 सीटों पर चुनाव लड़ते हैं। क्यों 19 सीटों पर चुनाव लड़ते हैं? आप 243 सीटों पर क्यों नहीं चुनाव लड़ते हैं? आपको किसी डॉक्टर ने मना किया था? अगर आप ये बात कर रहे हैं तो आपको ये समझना पड़ेगा कि यहाँ 20% मुसलमानों की बात करके आप 80% जो नॉन मुस्लिम हैं उनको आप गोलबंद करने का काम करते हैं। इसलिए क्यों ना कोई कहे कि आप एजेंट हैं, आपको क्यों नहीं कहे जाए कि आप किसी और के लिए काम करते हैं? अगर आप सबके लिए काम करते हो तो आप कहिए ना सर्वोत्तम सर्वोपरि। किसने मना किया आपको? नहीं, अगर वो 100 सीटों पर लड़ रहा है, 100 सीटों पर लड़ने पे भी सबके पेट में 403 पे लड़ेंगे तो क्या होगा जनाब? अरे क्यों नहीं लड़ रहे हैं आप? लड़िए ना, 403 पे लड़ेंगे ना। किसने मना किया आपको? आप कहिए तो सबको। आप क्यों? आप कहिए कि आपके साथ हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी आपके साथ आने वाले। आप कहिए कि आपके साथ यादव भी आएगा, आपके साथ भूमिहार भी आएगा, आपके साथ राजपूत भी आएगा, आपके साथ ब्राह्मण भी आएगा, आपके साथ SC ST तबका भी आएगा, तब तो माना जाए। सब आएंगे। आप इस तरीके से आप बंगाल जाएंगे, बंगाल दिक्कत करेंगे, आप बिहार आएंगे, बिहार करेंगे। आप ये बात सामने वाले के मन में घृणा पैदा करने के लिए बैठे हैं, ये राजनीति करते हैं आप। और आप कहते हैं कि आपको कोई आप पे इल्जाम भी ना लगाए। इल्जाम किस चीज का लगाएंगे आप उनके ऊपर? सभी लोग लगा रहे हैं। ऑपोजिशन कह रहा है कि आप बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। आप इस तरह की बातें करेंगे जो सामने वाले को आप फायदा पहुंचाते हैं। क्यों जरूरत है आपको इस तरह की बातें करने का? आपके पास पूरे उत्तर प्रदेश में आदमी नहीं मिला, आप अतीक अहमद की वाइफ को ज्वाइन करा रहे, और आप बात करें कि आप इस तरह के पॉलिटिक्स करने वाले हैं जिसमें क्लीन छवि के लोग आएंगे। आप प्रोग्रेसिव मुस्लिम की बात करने वाले हैं, आप प्रोग्रेसिव लोगों की बात करें। आप ये बताइए ना, कितने लोगों को आपने ज्वाइन कराया जो प्रोफेसर हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो? बात को ढकते तो लगते हैं। देखिए अनीता जी, लास्ट कमेंट आपसे चाहूंगी क्योंकि वक्त नहीं है। लास्ट कमेंट आपसे चाहूंगी मैं। देखिए सबसे बड़ा बात है हमारे यहाँ पे सबका साथ, सबका विकास, सब पे विश्वास के लेके हम लोग आगे बढ़ते हैं और देश का नाम बढ़ाने के लिए बढ़ते हैं और देश की सेवा के लिए बढ़ते हैं। यहाँ हमारे प्रधानमंत्री ने कहा मैं इस देश का सेवक हूँ, सेवाकार के लिए हम आगे आए हैं, ना कि हम एक कौम की राजनीति करने के लिए। जो कौम की राजनीति करते हैं, जातिगत राजनीति करते हैं, वो जनता उनसे तो खुल के विरोध कीजिए ना अनीता जी, आप भी खुल के विरोध कीजिए ना। आप कहिए नहीं आने देंगे। आप ऐसे तो बहुत सारे लोगों को मना करते हैं, उत्तर प्रदेश मत आइए, आप तो इनको भी मना कर दीजिए। आप कह रहे हैं जातिगत राजनीति को जनता अच्छे से जवाब दे देती है। जातिगत राजनीति नहीं चलेगी, सांप्रदायिक राजनीति नहीं चलेगी। सबका साथ, सबका विकास, सब पर विश्वास लेकर चल। ये भारत एक गुलदस्ता है, उस गुलदस्ते को सजा के रखना हमारा काम है, गुलदस्ते को तोड़ना हमारा काम नहीं। जो ओवैसी पार्टी कर रही है ठीक है, लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति के बारे में मैं तमाम लोगों को बता दूं कि उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है ना, वो बिना जातीय समीकरण साधे उसमें कोई कामयाबी हासिल नहीं कर पाता है। इसलिए पार्टियां जातीय समीकरण साधने की भरपूर कोशिश करती हैं और एक बार फिर से ये तस्वीर हमें नजर आ रही है उत्तर प्रदेश के अंदर, क्योंकि 2022 में असेंबली इलेक्शन है। बहरहाल आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए, अपना कीमती वक्त होने के लिए। 2022 में उत्तर प्रदेश का असेंबली इलेक्शन जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, वक्त नजदीक आ रहा है, तमाम जो सियासी पार्टियां हैं अपना बिगुल फूंकती हुई नजर आ रही हैं। ओवैसी भी 3 दिन के यूपी दौरे पर हैं और शुरुआत उन्होंने अयोध्या से की है अपनी चुनावी दौरे को लेकर, लेकिन उनका ये दौरा पहले ही सुर्खियों में था क्योंकि अयोध्या का नाम उन्होंने फैसलाबाद पोस्टर में दिखाया। अब किस तरह की राजनीति करते हैं असदुद्दीन ओवैसी, ये आप खुद अंदाजा लगाइए। फिलहाल आज के मुद्दा में इतना ही, दीजिए इजाजत, आता